हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा और जानेंगे और चीजें देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारी रह गई है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि हम पढ़ क्या क्या चुके हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आज हमें पढ़ना क्या है। ध्यान से समझो, हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करा तो हमने देखा था कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करनी थी हमें। उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको गैल्वेनिक सेल की पूरी कहानी समझाई थी। याद करो, पूरी कहानी मैंने किसकी समझाई थी आपको? गैल्वेनिक सेल की। यहां पे इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। फिर हमने देखा कि सर कैसे मैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। वो कैलकुलेट नहीं होता ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे मैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। इसी तरीके से जब हमने गैल्वेनिक सेल की स्टडी कर ली थी, हमने मूव किया था बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। हमने मूव किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन समझा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा काम था कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो ही चीजें हमें पढ़नी थी, एक उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो बेटा जी क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स पर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। मॉल्टन के लिए भी देखा था, एक्वस स्टेट के लिए भी देखा था। फिर हमने मूव किया था इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हमें इलेक्ट्रोड पर मिल रहे हैं उनका अमाउंट क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल है वो, कितना मास है उसका, कितना वॉल्यूम है। तो इसको हमने फैराडेज लॉ को पढ़ने के बाद ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी सीख ली थी। ठीक है, तो आज हम इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन मार्क ये कि सर आज हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बेटा जी आपको पता होगा कि आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की कहानी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस समझो पहले कि सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का फिनोमेना है क्या। आप जानते हो कि सर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लोग जानते हो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर आयंस होते हैं, उन आयंस के अंदर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट होता है, कंडक्टेंस की कहानी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं बात करता हूं बेटा जी कंडक्टर की, बहुत ध्यान से समझना। मैं बात करता हूं कंडक्टर की। तो आप जानते हो कि सर हमने दो तरीके के कंडक्टर्स देखे हैं। एक होता है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर, एक हमारे पास होता है मेटालिक कंडक्टर। भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनको हम मेटालिक कंडक्टर के नाम से जानेंगे। दूसरे हमारे पास जो है बेटा जी वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर समझो, अगर मैं इस मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो आप जानते हो कि सर ये मेटालिक कंडक्टर मेटल्स के अंदर होगा, और मेटल्स के अंदर इसकी कहानी क्या होती है? सर ये मेटल्स के अंदर होगा, और मेटल्स के अंदर भी जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की वजह से वहां पर हमें कंडक्टिविटी मिलती है, जिसको हम मेटालिक कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब कि जो मेटल्स हैं उन मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी है, चार्ज है वो, तो चार्ज जब वो मूव करता है तो उसके मूव करने से हमें कंडक्टिविटी मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी? मेटालिक कंडक्टिविटी या मेटालिक कंडक्टर। दूसरा हमारे यहां पर है कि सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। वो किसमें होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा जी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आयंस प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, और उन आयंस की मोबिलिटी, बिकॉज आयंस भी क्या है? आपकी एक चार्ज स्पीसीज है, तो उन आयंस की मोबिलिटी की वजह से भी हमें कंडक्टिविटी मिलती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर कंडक्टर दो तरीके के, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक की कहानी है क्या, ये तो समझ गए। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि सर
हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। समझो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूं। अब यहां ध्यान से देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर हम जरा पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक मेटालिक कंडक्टर है, हमारे पास जो एक मेटालिक कंडक्टर है, और दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो आप जानते हो कि सर यहां पे जो कंडक्टिविटी मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। कंडक्टिविटी किसकी वजह से मिल रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहां पे जो हमें कंडक्टिविटी मिलेगी वो मिलती है आयंस की वजह से। वो किसकी वजह से मिलती है? मोबिलिटी ऑफ आयंस लिख लेता हूं, वो अच्छा रहेगा। मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से मिलती है। एक डिफरेंस हो गया, गॉट इट। अगर मैं मेटालिक कंडक्टिविटी की बात करूं तो बेटा जी मेटल की कंडक्टिविटी में कभी किसी रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सीधी सी बात है कि सर मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहां से निकल के वो मूव करने लगते हैं, तो उनके मूवमेंट से हमें जो कंडक्टिविटी मिलती है, तो मतलब नो इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, यहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, यहां पे आपको दिखाई देगा कि सर यहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहां पे क्या होंगी? केमिकल रिएक्शन आपकी इन्वॉल्व होती है। यहां पे क्या होंगी? केमिकल रिएक्शन आपकी इन्वॉल्व होगी। एंड द थर्ड डिफरेंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या है ये? कि सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, समझना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो क्या मेटालिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी? अगर मैं यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, क्या यहां पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? क्या यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? पहले सोचो, खुद से आंसर दो कि आपका क्या आंसर है। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो किसी मेटल की कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, या फिर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट कर दूं, क्या उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है? सोचो पहले अपने मन का आंसर। अब देखो, अब मैं अगर यहां पे तुम्हें बहुत स्पेशल चीज बताऊं तो बेटा जी, अगर आप मेटालिक कंडक्टर के लिए, अगर आपके पास कोई भी मेटालिक कंडक्टर है और आप उस मेटालिक कंडक्टर को हीट करना स्टार्ट कर दो, उसको हीट कर दीजिए, तो आप जब मेटालिक कंडक्टर को बेटा जी हीट करोगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, वो डिक्रीज हो जाती है। यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि सर ऐसा तो नहीं होता। हमने सुना है कि जनरली क्या होना चाहिए कि मेटल है, दिमाग में यही आता है सबसे पहले कि सर मेटल को हीट करेंगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने कहा कि मेटल को अगर आप हीट करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर मैं कह रहा हूं कि सर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मैं हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं, जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को मैं हीट करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बेटा जी इंक्रीज हो जाती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आप ये पूछो कि सर ये सारे खेल हुए कैसे? मतलब मेटल को हीट करा, कंडक्टिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हीट करा, कंडक्टिविटी बढ़ गई। मैं समझाता हूं इसकी बात आपको, ध्यान से देखो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं यहां से बस थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं, जो कि मैं आपको अच्छे से इसका मतलब समझा सकूं। ये दो पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है, इनके बारे में तो कोई ज्यादा हमें सोचना ही नहीं, इनके बारे में सोचना है कि सर ऐसा क्यों है। अगर आपके दिमाग में ये बात आई कि सर टेम्परेचर को हीट करने से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो बेटा जी ऐसा करो कि आप एक वायर ले लो और उस वायर के नीचे आग जला दो। आप एक वायर लो और आग जला दो, हो सकता है कि भाई आपके वायर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता भाई, अगर मानो कोई मेटल रखा हुआ है, नीचे से आप उसके अंदर आग लगा दो तो उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं आ सकती।
ये तो क्लियर है कि सर ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं मेटल के नीचे आग लगा दूं, उसे टेम्परेचर देता रहूं, उसे हीट देता रहूं, तो कंडक्टिविटी बढ़ती तो नहीं है। अगर बढ़ जाती तो फिर तो बहुत सिंपल हो जाता, लाइट बनाना, बस आग लगाओ और इलेक्ट्रिसिटी आपकी बन जाती, कंडक्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं समझाता हूं क्या है कि मान लो कि आपके पास जो मेटल की शीट है, ये मान ली मैंने कि सर ये मेरे पास एक मेटल की शीट है, ठीक है, ये मेरे पास एक मेटल की शीट हमने बना दी, समझना। अब ये जो मेटल की शीट है, मैं मान ले रहा हूं कि सर ये आयरन की है, तो Fe2+, Fe2+, Fe2+ और Fe2+। ध्यान से समझो, ये क्या है कि आपको पता है कि मेटल हमेशा बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ये रहे उनके इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे उनके इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स उनके घूम रहे हैं, समझो। ये हमारे पास आयरन की शीट की कहानी है। इनको कहते हैं बेटा जी, ये जो होते हैं इनको कहते हैं कर्नल्स आयन, इनको हम कर्नल्स आयन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे हम? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानेंगे। गॉट इट। मैं क्या कर रहा हूं कि सर इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको हीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो कि जैसे ही सर मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो हीट करने से कहानी हो क्या रही है, जैसे ही आप इसे हीट करोगे, इस हीट को ये कर्नल आयन एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि सर इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इंक्रीज हो गई, यहां पे जो कर्नल्स आयन के वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, इनके वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। ध्यान समझो, मान लो ये मेरे पास एक मेटल की शीट रखी हुई है, यहां पे Fe2, 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 Fe2 इस तरीके से है। आपने क्या करा? हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट क्या? एक एनर्जी है। तो कर्नल्स आयन क्या करेंगे? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके खुद के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी की वजह से क्या करेंगे? पहले तो वो ऐसे करके आराम से मतलब थे, अब उनके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। जब एनर्जी होती है तो एक्साइटेशन होता है ना, कूदते हैं लोग बाहर, तो कर्नल्स आयन भी क्या करेंगे? एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होकर वाइब्रेशंस करने लगेंगे। अब याद करो कि अगर वो ऐसे वाइब्रेशन कर रही थी, पहले कहानी ये थी इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब क्या हो रहा है कि सर जब आपने हीट करना स्टार्ट करा, तो जो कर्नल्स आयन थे उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनके अंदर वाइब्रेशंस बढ़े। अब देखो वाइब्रेशंस बढ़े तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इनके बीच में कोलिजन, मतलब ये रेजिस्ट करने लगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो आपके कर्नल्स आयन की वाइब्रेशंस बढ़े, वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करने लगे, रोकने लगे। और आप जानते हो कि सर अगर फ्लो ऑफ करंट रेजिस्ट होगा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रेजिस्ट होगा, तो आपकी कंडक्टिविटी 101% डिक्रीज होगी। तो वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या हुआ? वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या करा? ये रेजिस्ट करने लगे किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करा, तो बेटा जी इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये रहा सर मेरा, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब आयन से। मान लो कि NaCl ले रखा है मैंने, तो यहां पे क्या है? Na+ प्रेजेंट होगा और Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा। आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दो। आपने क्या करा? इसको भी हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप इसे हीट करोगे, तो इसके पास जो आयंस हैं वो अब इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये आयंस क्या करेंगे? इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा जी इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां एब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी क्या हो गई बेटा जी? टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट इंक्रीज हो गया। और अगर कोई चार्ज स्पीसीज ज्यादा टेंडेंसी से मूव करेगा, दैट मींस कि वो अपनी कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वो अपनी कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में, कि सर मेटालिक कंडक्टर पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया क्यों। और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, तो उसको अगर आप हीट दोगे, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस था, बेसिक सा फिनोमिना था जो हमने देख लिया, ठीक है।
अब जो हमारा मेन मोटिव है, हमें मेटालिक कंडक्टिविटी नहीं पढ़नी, हमें मेटल के कंडक्टर मतलब मेटालिक कंडक्टर का फिनोमेना नहीं पढ़ना। हमारा मोटिव इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को पढ़ना है। तो यहां तक ठीक था कि हमने जितना भी मेटालिक कंडक्टर के बारे में देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रफ कर रहा हूं। अब इसके आगे की जितनी भी कहानी होगी इस चैप्टर के अंदर, वो बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर ही होगी। वो किसकी होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मतलब अब आगे की कहानी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ही पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की ही कहानी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की ही कहानी हम पढ़ने वाले हैं। कंडक्टेंस का मतलब तो समझ में आता है कि सर कंडक्टेंस का मतलब हमारे पास क्या है कि जो कंडक्टिविटी को जो वो बताए कि कौन अच्छा कंडक्टर है, मतलब टेंडेंसी ऑफ कंडक्शन। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट को समझ लेते हैं यहां पे, फिर हम इस फिनोमेना पे आ जाएंगे, क्योंकि हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट बेटा जी आपके दो तरीके के होंगे। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, बिल्कुल सेम कहानी रहती है यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब क्या होता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अगर बेटा जी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से समझो कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन होगा, जो डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा। मतलब कि अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं कि NaCl आपका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन केस ऑफ NaCl अगर मेरे पास उसके 10 मोल हैं तो वो 10 के 10 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। मतलब 10 के 10 आपको Na+ मिल जाएंगे, 10 के 10 मोल आपको Cl- मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस केस में बेटा जी आपका 1 होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन है। अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रोलाइट थे तो वो 100% आयंस में टूट गए, तो 100/100 आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है वो 1 आ जाता है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कहानी देखें तो बेटा जी वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका डिसोसिएशन होता है, वो डिसोसिएशन आपका 100% नहीं होता, 100% से बहुत कम होता है। 100% तो होगा ही नहीं, लेकिन 100% से भी बहुत कम होगा। अगर ये डिसोसिएशन सर 100% से बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि सर जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम होता है। ये क्या होगा? 1 से बहुत कम होगा, 1 से बहुत कम, मतलब करीबन 5% ही डिसोसिएशन रहता है। मतलब ये कह रहा है कि सर 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या नहीं है। तो सर ये देखो कि आपके पास मान लो कि CH3COOH है, तो इस CH3COOH में आप जानते हो कि कुछ इस तरीके की कहानी होती है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ध्यान से देखो यहां पे क्या है कि आपने देखा कि सर इनिशियली मैं मान ले रहा हूं कि सारा का सारा अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या होते हैं, आयंस आपस में जुड़ जाते हैं, रिएक्शन को रिवर्स ले जाते हैं। अगर रिएक्शन को रिवर्स ले जा रहे हैं तो हम नहीं कह सकते ना कि 100% डिसोसिएशन, आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, हो सकता है आगे जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी है। स्ट्रॉन्ग में 100%। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो होगी, मान लो कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग में मैंने ले लिया, मेरे पास मानो NaCl है, तो इसमें सीधी सी बात है कि सर Na+Cl बनेगा। ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपकी जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं, है ना। जब कंडक्टेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा, बहुत ज्यादा आपके यूज में आएंगे इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं इस चैप्टर में, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आ जाते हैं सर कंडक्टेंस को पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की कहानी को समझने के लिए। चलो कंडक्टेंस की कहानी क्या है, अब मैंने यहां ले लिया कंडक्टेंस, तो मैं अब कंडक्टेंस को बेटा जी समझूंगा, ध्यान से समझना। अब यह कि सर अगर मेरे पास कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का, तो इसको कैलकुलेट करने का बेटा जी मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है।
मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट से मैं डायरेक्टली कंडक्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकता। फिर क्या करें सर? फिर दिमाग में आया कि सर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ध्यान से समझना, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये किस फिनोमिना पर बेस्ड होता है? ये सर व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। या फिजिक्स में क्लास 12th का आपका प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू करते क्या है बेटा जी? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोई भी मेटल है उस मेटल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहां से क्या करते हैं? हम किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आपका प्रैक्टिकल है, आप बहुत डिटेल से करोगे। यहां पे थोड़े से चेंजेस करेंगे अब क्या करना है कि सर मुझे भी रेजिस्टेंस का मतलब तो आप जानते हो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टेंस को कितना रेजिस्ट कर रहा है, और कंडक्टेंस का मतलब है कि कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को तो हम क्या कह देते हैं? कंडक्टिविटी। और उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना अपोज कर रहा है, वो कितना रेजिस्ट हो रहा है, वो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर कंडक्टेंस क्या है? इट इज a रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान से समझो, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है बेटा जी। ये रेजिस्टेंस का क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं कंडक्टेंस निकाल सकता हूं। अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं कंडक्टेंस निकाल सकता हूं। अगर किसी चीज का कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस कम होगा, बिकॉज एक दूसरे के ये कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। तो मैंने बताया कि सर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का तो डायरेक्ट मेथड नहीं है। फिर लोगों ने दिमाग लगाया, बिकॉज हम जानते हैं कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर यहां से हम रेजिस्टेंस का फिनोमिना लेकर आ गए। यहां से हमने क्या करा? रेजिस्टेंस का फिनोमिना ले लिया, समझे? अब अगर मैं रेजिस्टेंस को समझूं तो यहां पे मैंने क्या देखा कि जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को करा, मैंने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट को मैंने करा। चलो मैं दिखाता हूं कि कैसे हम मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहां पे तो देखो मेटल था, यहां पे तो क्या था? मेटल। तो हमें मेटल की कंडक्टिविटी नहीं निकालनी, मेटल का रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको समझाता हूं कि सर जब मेटल की कहानी थी तो मेटल की कहानी में क्या होता है कि आपका इस तरीके का सेटअप होता है, इस तरीके का आपको सेटअप मिलेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। ये आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये आपके पास बेटा जी मैंने बनाया व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको हम किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या है कि बेटा जी ये मेरे पास एक वायर मैंने लगाया, इसका रेजिस्टेंस मुझे नोन है, R1 है। इसका रेजिस्टेंस भी मुझे पता है, R2 है। इसका रेजिस्टेंस भी मुझे पता है, R3 है, या इसको R3 मान लो। इसको क्या मान लो आप? R3। मतलब ये जो मैंने 3 वायर इसमें लगाए हैं, या जो 3 मेटल मैंने यूज किए हैं, इनके रेजिस्टेंस मुझे पहले से ही पता है कि इनका रेजिस्टेंस ये है। अगर आपको इन तीनों का रेजिस्टेंस पता है, यहां पे मैंने जो मेटल लगाया है, यहां पे मैंने जो मेटल लगाया है उसका रेजिस्टेंस अननोन है। वो अननोन रेजिस्टेंस की कहानी है। वो क्या है बेटा जी? अननोन रेजिस्टेंस की कहानी है। अब अगर वो अननोन रेजिस्टेंस की कहानी है तो इसका रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में कि इनकी हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। यहां से आपका फॉर्मूला आएगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर मान लो इसमें 3 चीजें आपको गिवन है तो चौथी चीज तो आप चुटकी बजा के निकाल लोगे भाई, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो ये हमारे पास मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का कुछ कहानी होगी कि सर इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अननोन मेटल के रेजिस्टेंस को। अब बात यह कि सर मेरे पास मेटल का रेजिस्टेंस नहीं निकालना, मुझे किसका रेजिस्टेंस निकालना है? मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना। आप इसको लिखना, मैं इसको रफ करता हूं जरा, ठीक है?
मतलब यहां पर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट लगाकर, यहां पर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जो लगाऊंगा उसकी हेल्प से मुझे काम क्या करना है, मुझे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है। अब जैसे ही सर मेटल की जगह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि सर इसको होल्ड करने में दिक्कत आएगी मुझे। सर वायर की तो कोई दिक्कत नहीं थी, वायर तो मैंने एज इट इज उस पर लगा दिया, लेकिन ये आपका लिक्विड स्टेट में होगा, या तो आप इसे मेल्ट कर लेंगे या आप इसके अंदर वाटर मिला देंगे, दोनों कंडीशन में किस में होगा, लिक्विड स्टेट में। तो यहां प्रॉब्लम आएगी कि सर इसको मैं होल्ड कैसे करूं, मतलब जो मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके अंदर मैं इसको सेट कैसे करूं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि सर यहां पर कि आप जब मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट से मेटल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे आप डायरेक्ट करंट यूज कर रहे थे। मेटल की बात जब तक थी, मेटल के अंदर बेटा जी आप डायरेक्ट करंट यूज कर रहे थे, मतलब डीसी करंट यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीसी करंट अगर लगाएंगे तो बेटा जी डीसी करंट जैसे ही आप यूज करोगे, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए डीसी करंट यूज करूंगा तो वो बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करा देगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रोलिसिस करा देगा तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, तो उसकी वजह से आप रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाओगे, रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पे क्या करेंगे कि सर इस डीसी करंट को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एसी करंट से। तो याद रखना कि यहां पे दो प्रॉब्लम थी। पहली चीज कि डीसी करंट यूज नहीं करेंगे तो आपसे कभी एग्जामिनर पूछने लगे कि भाई हम डीसी करंट यूज क्यों नहीं करते, जबकि फिजिक्स में जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने डीसी करंट लिया था, लेकिन यहां नहीं कर रहे। तो आप बताओगे कि सर अगर मैं यहां डायरेक्ट करंट लूंगा तो वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हो गया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज आएगा, जिसकी वजह से आप उसका रेजिस्टेंस ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि सर इस डीसी करंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एसी करंट से। अच्छा चलो, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन, इसे होल्ड कैसे करें, तो बेटा जी इसको होल्ड करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाते हैं। इसको होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाएंगे। उस कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दोगे और उसको हम मीटर ब्रिज से जोड़ देंगे। कुछ भी कहानी नहीं, वही सिंपल सी। आपके पास ये था सर, ये था मेरे पास 4 पॉइंट थे, छोटा बना दे रहा हूं थोड़ा सा। ये था आपके पास कि सर कुछ इस तरीके की कहानी, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये था और एक रेजिस्टेंस आपके पास ये था, और ये सर इस तरीके की कहानी थी। इसको आपने R1 मान लिया, इसको आपने R1, इसे R2 मान लो, इसे आप R3 कह दो, ठीक है। यहां पे क्या करा है कि सर मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल लिया, उस कॉन्सेंट्रेशन सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, और यहां पे आपने क्या करा बेटा जी, यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। यहां पे आपने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। और उसके बाद ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को एक को तो मैंने यहां जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, और यहां पे वायर के थ्रू मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R4 मान लूं और ये 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन दे दूं तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको किस बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसको बेटा जी हमने क्या करा कि यहां पे जो बैटरी ली है वो आपको एसी करंट प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां पे ज्यादा फोकस मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज यहां से कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करेंगे। यहां पे मैं बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि डेप्थ में जाऊंगा तो इसमें तो बहुत कुछ है पढ़ने को, है ना। तो ज्यादा डेप्थ में अगर मैं गया तो हम उस चीज को कवर नहीं कर पाएंगे जहां से क्वेश्चंस की अप्रोच ज्यादा रहेगी। तो बस इतना बहुत है आपके लिए कि छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे करेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि सर ये तो पता चल गया कि सर मैं कैसे करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। भाई इतना तो आइडिया आपको लग गया, ठीक है। अब बात आई कि सर ये तो चलो क्लियर है, तो कहीं ना कहीं मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस भी निकाल सकता हूं। अच्छा रेजिस्टेंस, ये जो आपका बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन सेल था,
ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ आपका क्या कहता है कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जितना आप अक्रॉस द सेल अप्लाई करोगे उतना करंट थ्रू द सेल आपको मिलेगा। ये कहानी थी हमारे पास ओम्स लॉ की। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सर यहां पे अगर मैं बात करूं तो I इज इक्वल टू वी आर आपका आ जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो आप यहां पे R लिख लेते हो। इस R को कैपिटल बना लो। R ये है आपका रेजिस्टेंस, ये R क्या है बेटा जी? आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की जो टर्म आई है वो ओम्स लॉ ने एक्सप्लेन की है, और इस रेजिस्टेंस को उन्होंने इसकी यूनिट भी बता दी कि सर इसकी यूनिट होगी ओम। या तो ऐसे बना लो या OHM ओम लिख लो, या इसको बेटा जी साइमन इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक नाम इसका ले सकते हो। ओम ऐसे बना लो सिंबल में, OHM लिख लो, साइमन इनवर्स लिख लो। तो ये तीनों यूनिट हमारे पास किसकी है? रेजिस्टेंस की है। समझो। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस बेटा जी कुछ फैक्टर्स पे वर्क करता है। अगर हम वायर की बात करते हैं, अगर मेरे पास मान लो कि ये वायर है, ये मेरे पास वायर है, तो अगर मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस देखना है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो सर एक तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान से देखो, जो रेजिस्टेंस है वो आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है सर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। ये लेंथ अगर जिस वायर की जितनी ज्यादा होगी उस पर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। दूसरी चीज सर, ये रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये क्या है मेरे पास? दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अभी वायर की कहानी बता रहा हूं, यहीं से चेंज कर लेंगे हम सारी कहानी सेल के लिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि सर ये तो लेंथ थी, और वायर का ये जो पूरा एरिया होगा, ये वाला जो एरिया, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस वायर को आप यहां से कट करो, कट करने के बाद ये जो आपको एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। हमें जो कहानी पढ़नी है वो सेल पर पढ़नी है। तो सर ये अगर मैं सेल के लिए बात समझूं, ये किसके लिए था? वायर के लिए। अगर मैं सेल के लिए बात समझूं तो बेटा जी ये मान लो कि ये मेरे पास कुछ इस तरीके की कहानी मैं आपको बना के दिखाता हूं अभी। ध्यान से देखो, ये है, ठीक है, मतलब इस तरीके की कहानी है मेरे पास। ये बना लिया मैंने, ठीक है। थोड़े थोड़े से और बड़े करो इनको, इसको इधर, इसको इधर, मतलब ये इस तरीके का मेरे पास है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है बेटा जी, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है। मान लो कि भाई एक एनोड वाला इलेक्ट्रोड होगा आपका और एक कैथोड वाला इलेक्ट्रोड होगा। वो देख लेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड कहां पर है। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि सर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस होगी, मान लो कि इन इलेक्ट्रोड के बीच में बेटा जी आपने क्या करा, यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर लिया। यहां पे क्या कर लिया है? ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, तो यहां पर दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज L। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पे L का मतलब जो हम सेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखना कि इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे क्या हो जाएगा सर? ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस आपका उतना कम होगा। तो ये एरिया ज्यादा होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल इलेक्ट्रोड का, और लेंथ मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा उस केस में? ज्यादा हो जाएगा। इससे अगर हम उल्टा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये कहानी है हमारे पास रेजिस्टेंस की। ध्यान से देखो कि अगर बेटा जी इन दोनों चीजों को मैं मिक्स कर दूं तो आप कह सकते हो कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। आप इतना स्क्रीनशॉट लो। अब यहां से हम कंडक्टेंस की भी कहानी ड्रॉ कर लेंगे, सारी बातें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट। चलो अब देखो कि सर हमारे पास इन दी एंड रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया। इन दी एंड रेजिस्टेंस का मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। हमको पता है कि L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। A क्या है? इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलो अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A आ जाएगा।
अब ये जो रो आई है बेटा जी, रो को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी के नाम से भी आप इसे जानते हो, इसको हम रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानेंगे, समझो कुछ भी कह सकते हो। बात यह आती है कि सर रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, लेकिन रेजिस्टिविटी को नहीं जानते अभी। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो L/A है इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, कंबाइन करके इसको क्या कहते हैं हम, सेल कांस्टेंट। मतलब कि एक सेल के लिए ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती है। अगर मानो कि आपके पास एक ही सेल है तो उनके बीच, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रहेगा। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चेंज करते रहो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर आप सेल के अंदर चेंज करते हो उसकी वजह से ये चीजें चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती हैं। तो ये बात याद रखना, इनको मिक्स करके हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, तो मैं बता दूं, ये बेटा जी इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इंटरनल प्रॉपर्टी है ये। अब समझते हैं कि सर क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। मैं कह रहा हूं कि आप मान लो कि जो आपने मतलब जो सेल के बीच का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, कुछ भी मान लेना। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या आप मीटर में ले लो, कुछ भी कर सकते हो। 1 मीटर ले लिया, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास सर 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम बनेगा, ध्यान से देखो, इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम बनेगा तो मैं उसको क्या कह सकता हूं 1 मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका वॉल्यूम हो जाएगा, वो कितना आ रहा है 1 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दूं तो आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस आपका किसके बराबर आ रहा है, रेजिस्टिविटी के। तो यहां से रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लो सीधे सीधे शब्दों में कि सर रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि ये रूम मेरा एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो मैं एंटायर सेल के अंदर अगर ये देखूं कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट है उसको जो रेजिस्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन इस एंटायर रूम के अंदर अगर मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं, मान लो कि ये 1 मीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम है, तो इस 1 मीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह देंगे। समझे, मैं समझाता हूं और अच्छे से। मान लो कि ये मैंने एक सेल बना लिया, मानो कुछ इस तरीके का सेल है, इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक पूरे कंप्लीट सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मतलब रेजिस्ट होगा, अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अपोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसको तो हम रेजिस्टेंस, तो मतलब यहां पे तो रेजिस्टेंस यूज करेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर मैं इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी कह देंगे, उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देंगे। तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कहानी। तो आपने देख लिया कि सर ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। चलो अब एक और चीज, ये तो हमने देख लिया रेजिस्टेंस की कहानी होगी इतनी। अब यहीं से मैं क्या करता हूं कि ये सारी चीजें जब आपने देख ली तो रेजिस्टेंस से हम कहां पहुंचने, हमारा मेन मोटिव कंडक्टेंस पे है। रेजिस्टेंस पढ़ना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो, इसको लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो कि मेरे पास सर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, मेरे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया। वो फॉर्मूला क्या है कि सर जो रेजिस्टेंस है वो इज इक्वल टू रो इंटू L/A है। ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब मैं जानता हूं कि सर रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, अगर मैं इसको 1/R कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1/ρ, ये कितना हो जाएगा A/L, उल्टा कर दिया सबको। और 1/R क्या है बेटा जी, ये तो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को हम G से लिखते हैं, कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। और 1/ρ जो होगा इसको हम कहते हैं कप्पा, कैपिटल के का मतलब कप्पा। और ये आपके पास कितना होगा A/L। यहां से बेटा जी अगर मैं कप्पा को कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा G × L/A। तो ये आपका कप्पा जो है
ये आपका कप्पा जो है इसको हम क्या कहेंगे, जैसे हमने उसको रेजिस्टिविटी कहा था या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या है मेरे पास, या तो बेटा जी हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानेंगे या फिर हम इसको कंडक्टिविटी के नाम से जानेंगे। तो ये है हमारे पास मेन मोटिव, हमारा यही है कि हमें कंडक्टिविटी की कहानी पता होनी चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि सर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस तो समझ में आता है, कितना अच्छे से आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। कंडक्टिविटी क्या है, वही है कि सर अगर मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, कंडक्टिविटी कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा जी, कंडक्टिविटी कह देते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो ये हमारी आज की कहानी थी, जिसमें हमने देख लिया कि सर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस से कैसे हम कंडक्टेंस की तरफ पहुंचेंगे। देखो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो आप, कंडक्टेंस की यूनिट, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स L अपॉन ए। एल आपकी लेंथ है, मान लो अगर सेंटीमीटर में लिया है तो ये सेंटीमीटर, ए आपका किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब बहुत सारी यूनिट्स इसकी बन सकती है, बहुत सारी यूनिट्स हम बना लेंगे। अगर मीटर में दिया है तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। और आपको पता है कि ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओम इनवर्स को हम ऐसे मुंह भी लिख दें तो उसका भी मतलब क्या है, ओम इनवर्स ही है, या फिर इसको हम डायरेक्ट साइमन भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। तो इसकी हेल्प से आप कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आज हमने बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट सीख ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे बेटा जी, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि सर और भी तरीके की क्या कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी की कहानी क्या है, और वहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मैं आपको कराऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशंस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद हम मेन मोटिव पे पहुंचेंगे अपने चैप्टर के कि सर जितनी भी कंडक्टिविटी है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से फैक्टर्स घटा सकते हैं। तो ये हमारी आज की कहानी थी, इसे आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप आगे के लेक्चर्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।